अब वो वाले दिन भूल जाओ भाई जिसमें जे ऊसो और सैमी ज़ेन के बीच में प्रॉब्लम्स रहती थी। अभी रॉ से पहले एक लाइव इवेंट हुआ था, यहाँ आप देख ही सकते हो किस तरीके से वो जिमी ऊसो के साथ वो जो हाथ से खेल खेलते थे पहले सैमी ज़ेन, अब उनके साथ भी खेलेंगे, लेकिन अब खेल खेलने के लिए जे ऊसो भी हो गए हैं। और पीछे यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सोलो सिको थोड़ी सी स्माइल भी कर रहा हूँ, क्राउड ने इस मोमेंट को लाइव इवेंट से बहुत एंजॉय किया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और रोमन रेंस ने वॉर गेम्स के अंदर सर्वाइवर सीरीज के अंदर जो मैच हासिल किया, सिर्फ उनमें ही एक अलग चीज नजर आ रही थी, बाकी जो पूरे ब्लड लाइन के मेंबर्स थे उनमें वो सेम थी, और वो था रेड कलर का गियर पहनना। अब आप सोचोगे कि रोमन रेंस तो ब्लैक पैंट्स ही पहनते, शायद इसी वजह से उन्होंने सर्वाइवर सीरीज के अंदर ब्लैक पैंट्स पहनी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में रोमन रेंस के लिए भी जो रेड कलर का है पैंट वो सिलाई गई थी, वो बनी थी उनके लिए, जो कि उनको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर पहननी थी। रोमन रेंस ने वो बैक स्टेज पहनी भी, लेकिन उनको उसका फैब्रिक और उसका जो टेक्सचर है वो इतना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस वाले रिंग गियर के साथ नहीं जाऊंगा फिर, और उन्होंने जो अपनी ब्लैक पैंट्स है उसी को डाले। वरना जो सर्वाइवर सीरीज के अंदर पूरी ब्लड लाइन है वो एकदम रेड रेड होती, ये ब्लड रेड ऐसा कुछ होता, बट शायद पसंद नहीं आया रोमन रेंस को, इस वजह से उन्होंने उसको नहीं पहना, क्योंकि उनकी शायद उतनी अच्छी नहीं लग रही थी उन्हें, तो ये एक रीज़न है इसके पीछे। तो देख लो भाई, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ देख रहे हैं ना उसे, उन्होंने टेक्सचर और फैब्रिक की बात करी। अगर रोमन रेंस कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ रेसल करने में, तो फिर ऑब्वियसली वो उस चीज़ को क्यों ही प्रेफर करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं, और मंडे नाइट रॉ के दौरान #फायर रोंडा राउजी का जो हैशटैग है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि सर्वाइवर सीरीज में जो वॉर गेम्स वाला मैच था अगेंस्ट लिव मॉर्गन, वो वाला मैच फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इस वजह से वो जो है रोंडा राउजी के बारे में फिर बातें करने लगे कि ये मैच हमको पसंद नहीं आया, इसको तुम हटा दो, निकाल दो, रोंडा राउजी को फायर कर दो। अब आपको पता ही है, पहले भी रोंडा राउजी को काफी ज्यादा जो है फैंस की तरफ से ऐसा क्रिटिसिज्म मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो काफी बौखलाई भी हैं, उनको हैंडल करना नहीं आया शुरुआत में। मुझे नहीं पता डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को क्या अच्छी तरीके से वो हैंडल कर पाती हैं फिर नहीं, लेकिन हाँ, ये जो हैशटैग है फिर से ट्रेंड कर रहा है। वैसे रॉ का तो नहीं, लेकिन स्मैकडाउन का वो पार्ट है, तो देखते हैं जब वो स्मैकडाउन पर आएंगे तो क्राउड उनको किस तरीके से रिएक्शन देता है। अंडरटेकर जो कि अब अच्छे से रिटायर हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, अगर वो अपीयरेंस करेंगे तो रेसलिंग के वाली नहीं होने वाली, लेकिन रिसेंटली अपनी डॉटर के बारे में उन्होंने कुछ कमेंट किया। अब मैं आपको ये तो बताने जा रहा हूँ कि उनकी डॉटर पॉसिबली आ सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी काफी अलग है। अंडरटेकर ने ये कहा कि मेरी बेटी सिर्फ 9 साल की है और उसका डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत तगड़ा वाला इंटरेस्ट है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं टीवी देख रहा होता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहा होता हूँ, तो मुझे पता नहीं होता कि ये सुपरस्टार कौन है, चल क्या रहा है, तो मेरी जो डॉटर है मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करती है हर एक चीज की, इसका क्या हुआ था, क्या इसकी स्टोरी लाइन थी, क्यों ये हारा, क्यों ये गुस्सा है, तो सारी चीजें मेरी डॉटर मुझे बताती है और मुझे काफी अच्छा लगता है देख के। और वो भी कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के ऊपर इस चीज को लेकर नजर रखूंगा, और अगर वो चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना तो फिर मेरा सपोर्ट उसके लिए पूरा रहेगा। तो अंडरटेकर के ब्लड में ही है प्रो रेसलिंग, तो अगर उनकी बेटी भी ये करना चाहती है तो डेफिनेटली उनको काफी हेल्प भी होगी, और वो खुद अपनी बेटी की हेल्प कर भी सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात लगी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देखो, हमें अपने लाइफ में कामों करने के लिए आइडियाज की जरूरत होती है, नए नए आइडियाज की जरूरत होती है। कई बार हम इंप्रेस होते हैं किसी और दूसरे बंदे के दिमाग से, आइडिया से, कि इसने सारी चीज कैसे सोच ली, बट हम वो चीज कर नहीं पा रहे। तो इससे रिलेटेड बुक सुनी मैंने फिनिश की कुकू एफएम के ऊपर, जिसका नाम है आइडियाज फैक्ट्री। इस पूरी बुक समरी को सुनने के बाद, जो कि सिर्फ 1 घंटा 8 मिनट की है, आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आप अपने दिमाग को इस तरीके से ढाल सकते हो कि लाइफ में आप भी अपने कामों करने के लिए नए नए आइडियाज खुद से सोच सको। एक तो चैप्टर में बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें हमको ये पता चलता है कि जो आपका ब्रेन है वो कैसे काम करता है, और क्योंकि ये ऑडियो फॉर्मेट में है तो आप कुछ भी काम करते हुए कुकू एफएम के ऊपर इसको सुन सकते हो। और कुकू एफएम के बारे में तो आपको पता है कि इंडिया का जो है लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। इसका जो कंटेंट साइज की जो लाइब्रेरी है वो 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की है रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर। कोई भी आपके लैंग्वेज उसमें आप लोग सुन सकते हो। अलग अलग कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फाइनेंस मिल जाएगी, एंटरटेनमेंट मिल जाएगी, कॉमेडी मिल जाएगी, ड्रामा, सब कुछ आपको कुकू एफएम के ऊपर मिलेगा। और वैसे भी आप लोगों के लिए ऑफर है WC50 कोड का गाइस, अगर आप लोग यूज करते हो डिस्क्रिप्शन से जाके, तो जो फर्स्ट 250 यूजर्स होंगे उनका जो साल का सब्सक्रिप्शन 399 का है वो आधा हो जाएगा 199 का। तो इससे बड़े बात आप लोगों के लिए और क्या हो सकते हैं। तो जाओ डिस्क्रिप्शन से कुकू एफएम को डाउनलोड करो, ज्वाइन करो और सीख लो भाई ज्ञान कुकू एफएम से, जो भी आप ले सकते हो। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और रैंडी ऑर्टन के बारे में फाइनली एक राहत की सांस लेने वाली चीज पता चली है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कैसे काफी सारी बातें हमको रैंडी ऑर्टन के बारे में सुनने को मिल रही है कि उनका करियर थ्रेटनिंग ये इंजरी हो सकती है, शायद उनका रिकवरी टाइम बहुत लंबा हो जाए, कब आए कुछ इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन उनके फादर बॉब ऑर्टन ने इसके बारे में जो कमेंट कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन के साथ थिंग्स काफी अच्छी चल रही है। उन्होंने ये कहा, मैं रोज तो नहीं मिल पाता रैंडी ऑर्टन से, लेकिन हफ्ते में जब भी मिलता हूँ तो उसकी जो रिकवरी हो काफी अच्छी चल रही है, एंड ही विल बी बैक इन देयर बिफोर यू नो इट। मतलब
ऐसा लग रहा है उनकी बातें सुन के कि रैंडी ऑर्टन आ ही सकते हैं बस अब कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि वो बहुत टाइम के लिए गायब हो गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कहाँ तो हमको ये पता चल रहा था कि शायद रैंडी ऑर्टन ना ही आ पाए, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सारे रूमर्स है इन पर एंड लग चुका है, क्योंकि जब फादर ने बता दी रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट, तो हमको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और ऐसे गुड न्यूज़ और हमको रैंडी ऑर्टन के बारे में सुनने को मिले तो दिल को भी तसल्ली मिलती रहेगी। लाफ्टर ऑफ द लैडर में आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो स्टोरी ही है, लेकिन मैं आपको इस सेगमेंट के अंदर बता रहा हूँ क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा फनी है। वैसे हैशटैग लाफ्टर ऑफ द लैडर के साथ अगर आप मुझे टैग करते हो ट्विटर के ऊपर हैशटैग लगा के, तो फिर मैं आपके ट्वीट को फीचर कर सकता हूँ या फिर कहीं पर भी, तो आप जो है चैनल पर फीचर भी हो जाओगे। लेकिन हुआ क्या, ये ईवा मरी का एक ट्वीट आया जो कि विंस मैकमैन के रिटायरमेंट के बारे में है, जिस पर आपको याद ही होगा बहुत टाइम पहले मेरे को बताया भी था कि जो विंस मैकमैन ने अपने रिटायरमेंट के बाद लिखा था कि टाइम फॉर मी टू रिटायर, फिर थैंक यू करने सबको WWE देन नाउ फॉरएवर टुगेदर करके, और उस चीज के बारे में अब रिस्पॉन्ड किया ईवा मरी ने, जबकि सारे के सारे लोग पहले ही कर चुके हैं। ईवा मरी यहाँ पर लिखती हैं, थैंक यू बॉस फॉर टेकिंग अ चांस ऑन अ नो नेम किड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग हैशटैग WWE। अब इसमें फनी क्या है, इसमें फनी ये है कि लोगों ने अच्छे से जो है ईवा मरी की यहाँ पे है ना ऐसे टांग खींचनी शुरू कर दी कि ओ तुम्हें अब याद आया, तुम क्या कहीं सो रही थी ऐसे करके। तो पता नहीं है क्या अचानक से क्या नींद में सपने में नशे में लिख दिया ईवा मरी ने, लेकिन मजाक बहुत उड़ गया ईवा मरी का इसको लेके। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने WWE में डेब्यू से अब तक काफी तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है, और आपको उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कि एक ये देख सकते हो जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली हुई है। 2015 में वो कैसे लग रहे थे और 2022 में कैसे। इवन अगर आपको लाइफ में मोटिवेशन चाहिए तो सिर्फ आपको एक चीज़ करने की जरूरत है, और वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन की इस पोस्ट के ऊपर जो उन्होंने कैप्शन लिखे हैं उसको पढ़ना। वो लाइफ के बारे में बता रहे हैं कैसे उनकी जर्नी रही है। हैशटैग्स भी, यू गेट वन शॉट, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, गो गेट इट, हैशटैग गोल्स, लाइफ, वर्क, लेट्स गो, मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी बिल्डिंग, जिम, सब कुछ भर भर के ठूस है यहाँ पर। बट हाँ, नोट करने वाली बात है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है भाई वो अपनी बहुत तगड़ी है, और जब मुझे लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी हो गई, अब इससे बंदा बढ़िया क्या ही करेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो जो डेफिनेशन उनकी ये एब्स में नजर आ रही है, ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब पता नहीं और ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या करेंगे। साइज उनका डेफिनेटली कम हो रहा है, बट जो उन्होंने शेप मेंटेन कर लिया अब वो सच में कमाल की और WWE लेवल के सुपरस्टार की है। रोमन रेंस का रिएक्शन आता है ट्विटर के ऊपर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के मैच में विक्ट्री के बाद, और उन्होंने ये वाले पिक्चर यूज किया जो कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है लेवल्स अबव, और साथ में वी द वन वाला और ब्लड लाइन का साइन है, मतलब रोमन रेंस को बताने के कैसे वो सबसे ऊपर है। तो ये रोमन रेंस का रिएक्शन था सर्वाइवर सीरीज के बाद। लेकिन गाइस अब हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि सीरियस है। और ये क्या पक रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ। अब मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बता दिया, नहीं सुबह वाली वीडियो के अंदर हाँ, सुबह रॉ वाली वीडियो भी नहीं देखी तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन से फिर आई बटन पर है, जाके उसे चेकआउट कर लेना। मैंने आपसे कहा था कि रोमन रेंस और केविन ओवेंस के बीच में कुछ बैक स्टेज बात हुई जहां पर रोमन रेंस बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने केविन ओवेंस के बारे में बात की कि कैसे इसने मेरे कान में मारा या कुछ तो किया, और शायद जो रोमन रेंस का कान है वो फट गया है। कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ या फिर नहीं, लेकिन उस पर मैंने आपको ये बताया कि बाद में जो थिंग्स है वो नॉर्मल हो गई थी। और उसके बारे में और डिटेल में रिपोर्ट ये है कि 20 मिनट तक जो है ये 20 मिनट के बाद ये जो सारी चीजें जो गर्म हो रही थी वो एकदम से ठंडी पड़ गई, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन गाइस अब रिपोर्ट क्या आती है जो कि रेडिट यूजर की तरफ से आती है, और इनकी तरफ से पास में भी कुछ स्टोरीज जो ब्रोक हो चुकी हैं। उन्होंने इसके बारे में ये कहा कि रोमन रेंस और केविन ओवेंस का जो पॉसिबल मैच हो रहा था रॉयल रंबल के अंदर, शायद अब वो केस नहीं है, और ये जो इंसिडेंट है शायद इसने लीड किया है कि रोमन रेंस और केविन ओवेंस का जो मैच है अब वो रॉयल रंबल के अंदर नहीं हो रहा है। और ये बात को जो है फाइटफुल सिलेक्ट ने जो है अपने आर्टिकल के अंदर पब्लिश किया है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ बस किसी ने अंदर से कोई ऐसी चुटकी सी ले ली है। अगर ऐसा है सच में तो ये थोड़ा सा सीरियस मामला, थोड़ा काफी सीरियस हो गया, क्योंकि अगर WWE का सारा प्लान, मैंने आपको अनकट वीडियो जो कल बनाई थी, आपने देखी होगी वो चैनल के ऊपर कल, हाँ जब भी बनाई थी देख लेना आप लोग उसे, तो वो मैंने उसमें आपको बताया था कि ऐसे आगे जो आने वाले काफी महीने स्टोरी बिल्कुल बिछी हुई है और उसके ऊपर काम करना WWE का बाकी है। और अगर इस इंसिडेंट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मामला सीरियस है, क्योंकि रोमन रेंस का यूजुअली ऐसा बिहेवियर नहीं रहता है, क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल वर्कर हैं WWE के अंदर, और उन पर शायद हमको किसी को डाउट करना भी नहीं चाहिए। तो पता नहीं कुछ हुआ है ऐसा, शायद मुझे लग रहा है कि अभी और भी कुछ आगे आना बाकी है। लेकिन अगर इस रीजन की वजह से रोमन रेंस और केविन ओवेंस का मैच नहीं हो रहा रॉयल रंबल के अंदर, तो ये कहीं से भी छोटी बात नहीं है, एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि WWE के अंदर यूजुअली आपको ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते नहीं है। और अगर वाकई में इसकी वजह से मैच कैंसिल हो गया रोमन रेंस और केविन ओवेंस का, तो मैच तो छोड़ो, मेरे ख्याल से ये सुपरस्टार्स के करियर पर भी काफी इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि WWE कोई ऐसी कंपनी है जो कि इन रीजन की वजह से अपने प्लान्स में चेंज करे, स्पेशली अब क्योंकि ट्रिपल एच कंट्रोल में है, तो ऐसी चीजें तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि WWE कंपनी के अंदर हो। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा हो गया है तो ये कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो गई है जो कि काफी सीरियस मोड़ ले सकती है। इसके बारे में मुझे अगर और भी कुछ पता चलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाय गाइस, कुकू एफएम को डाउनलोड करो जाके डिस्क्रिप्शन से, फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए जो है आपके फायदे की चीज है ये वाली वीडियो। गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।